गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। और जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे हो कि अपनी जो ये क्लास है वो 10th क्लास की चल रही है। 10th क्लास की जो बुक है अपनी रिजोल्यूशन, उसका सेकंड चैप्टर भोली वो अपने पढ़ रहे थे। तो इसका एक पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था और आज अपने इसका नेक्स्ट जो चैप्टर का आगे का जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने इसका पहला पार्ट है, जो पहला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, तो उस पहले पार्ट को आप जरूर देख लें। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ तक नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो भोली जो चैप्टर है उसका थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लेते हैं उसको। कि एक छोटी बच्ची होती है जो बचपन के अंदर क्या हो जाता है कि वो कोट से नीचे गिर जाती है, चारपाई से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो जाता है और वो एक मंदबुद्धि बालिका की तरह उसका जो जीवन है वो हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके व्यवहार की वजह से उसकी आयु तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बच्चों जैसा ही रह जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम है भोली रख दिया जाता है। सभी उसको भोली कहकर बुलाते हैं। और एक्चुअल में उसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सुलेखा था। और सुलेखा के जो फादर थे उनका नाम था नंबरदार रामलाल। रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, जिनमें 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। लड़कों को पहले स्कूल में भेज दिया गया था शहर पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया। और जो उसकी जो 3 सिस्टर्स थी भोली की यानी सुलेखा की, उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। फिर क्या होता है कि उनके गांव में एक बालिकाओं के लिए एक प्राइमरी स्कूल है वो खोला जाता है, वहाँ पे ओपन किया जाता है। तो तहसीलदार, जो उस एरिया के जो तहसीलदार थे उनके द्वारा उसकी ओपनिंग सेरेमनी की जाती है। और जब वो स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए, स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, तब क्या होता है कि वो रामलाल से कहते हैं कि आप भी एक उदाहरण पेश करो इन गांव वालों के लिए और आप अपनी लड़कियों को स्कूल भेजो। तो उन लड़कियों को, जो 4 उनकी डॉटर्स थी, उनको भेजने की बजाय उन्होंने निश्चय किया कि भोली को स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि वो क्या थी, बहुत ही मंद बुद्धि थी, यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड हो चुकी थी वो। इसलिए उसकी वाइफ ने, रामलाल ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, भोली को स्कूल भेज देते हैं। पहला दिन तक स्कूल जाने के लिए जब भोली को स्कूल ले जाया गया रामलाल के द्वारा हाथ पकड़कर, तो भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, कैसा स्कूल होता है, कैसा व्यवहार होता है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जब वो स्कूल में एंटर होती है तो वहाँ पे देखती है बहुत सारी लड़कियां अपनी क्लासों में बैठी हुई थी, स्क्वेटेड यानी कि चटाई पे, दरी पे अपने नीचे बैठी हुई थी और कुछ किताबें पढ़ रही थी, कुछ स्लेट्स पे लिख रही थी। तो रामलाल है वो भोली को हेडमिस्ट्रेस के पास में छोड़ देते हैं और उनको छोड़कर वो वापस ले जाते हैं। तो हेडमिस्ट्रेस है वो भोली को एक क्लास के अंदर बिठा देती है। तो उस क्लास की एक्टिविटी वो भोली देख रही थी। एक टीचर है वो लड़कियों से, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स थी क्लास के अंदर मौजूद, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, उनको बढ़ा रही थी, वो भोली देख तो रही थी लेकिन भोली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। दीवारों पे क्या थे, पिक्चर बने हुए थे, चित्र आकृतियां बनी हुई थी जानवरों की। तो भोली है वो उनको देखकर, उनके कलर्स को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उनकी तरफ देखती रहती है। इस प्रकार चैप्टर चलता है। बाद में जो टीचर है वो भोली के पास में आकर उससे पूछती है भी तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन भोली की एक हैबिट बन चुकी थी स्टेमर करने की, हकलाने की, वो हकलाने लग जाती है, अपना पूरा नाम नहीं बोल पाती। लेकिन टीचर के अच्छे व्यवहार से, प्यार भरे व्यवहार की वजह से क्या होता है कि वो अपना नाम उच्चारित करने का जो प्रयास था वो सफल कर पाती है, अपना नाम उच्चारित करके बता देती है। तो इसी दौरान क्या होता है कि जो टीचर है वो भोली को क्या देती है, एक बुक देती है, जिस बुक के अंदर क्या था, जानवरों के चित्र बने हुए थे, कलर्स थे। तो भोली को वो पिक्चर्स की जो ड्राइंग बुक थी वो भोली को दी जाती है। यहां तक का जो पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था। अब आगे इस चैप्टर में क्या होता है वो रीड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, कि तुम 1 महीने के अंदर इस किताब को पढ़ लोगी। देन तब आई विल गिव यू ए बिगर बुक। अब जो टीचर है ना, जब उसको वो बुक दे देती है उसके बाद में वो कहती है कि इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस 1 महीने के अंदर इस किताब को पढ़ने में सक्षम हो जाओगी। जब तुम ये कंप्लीट कर लोगी तो तुम्हें क्या कर दी जाएगी, एक नई, एक बड़ी बुक है वो दे दी जाएगी। देन स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में भी एक और बड़ी किताब, इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। वो कहते हैं इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, और इस समय के दौरान क्या है, तुम बहुत कुछ सीख चुकी होगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, इस गांव के अंदर रहने वाले हैं ना, उनसे भी ज्यादा तुम्हें सीख चुकी होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो बच्चा है गांव का, वो तुम पर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, गांव के लोग तुम्हें आदर के साथ तुमको सुनेंगे, या तुम्हारे द्वारा जो शब्द कहे जाएंगे उनको सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर,
यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। स्टेमर क्या होता है? हकलाना। और वो टीचर कहती है कि लोग तुम्हें आदर के साथ सुनेंगे और तुम्हारी जो हकलाने की जो आदत है ना वो भी बिल्कुल चली जाएगी, तुम बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर बोल पाओगी, यानी कि तुम्हारी हकलाने की हैबिट है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? समझे क्या? नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अगली सुबह तुम जल्दी स्कूल आ जाना। यानी कि इस पैराग्राफ में भोली को जो उनकी टीचर है वो कहती है कि अब तुमको जो ये बुक दी गई है पहले एक बार इस बुक को तुम कंप्लीट करो, इस बुक को पढ़ो, उसके बाद में इससे बड़ी बुक दी जाएगी, फिर उसके बाद में और बड़ी बुक दी जाएगी, और ऐसे करके तुम्हारी जो हकलाने की आदत है ना वो भी खत्म हो जाएगी। गाँव के लोग तुम्हें अच्छी तरीके से सुनेंगे और तुम बिना हकलाए शब्दों का उच्चारण है वो स्पष्ट रूप से कर पाओगी। फिर वो उसे कहती है कि अब तुम घर जाओ और कल अगली सुबह क्या करना, स्कूल तुम्हें जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। ब्लॉसम्ड का अर्थ होता है खिलना। ब्लॉसम क्या होता है? खिलना। ब्लॉसम्ड होता है खिलना। कहता है कि भोली फेल्ट, भोली है वो ऐसा महसूस कर रही थी कि यदि अचानक क्या हो जाता है कि द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, गांव के जो मंदिर की जो घंटियां वो अपने आप बजने लग गई हूं। द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, अब जो उनके घर के सामने, उनके स्कूल के सामने जो पेड़ थे वो लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से खिल गए, यानी कि उन पे बहार आ गई, ऐसा वो फील कर रही थी। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। थ्रोबिंग का अर्थ होता है धड़कना। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, उसका हृदय वो धड़कने लगा एक नई आशा के साथ, एक नए जीवन के लिए। यानी कि जो भोली है वो अपना नाम उच्चारित कर देती है, फिर उसके बाद में उसके टीचर के द्वारा उसको बुक दे दी जाती है। उसके प्यार भरे व्यवहार की वजह से भोली को ऐसा आया फील होने लगता है कि जैसे उसका एक नया जीवन स्टार्ट हो गया हो, एक उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया हो, चारों तरफ बहार आ गई हो, हरियाली आ गई हो, चारों तरफ खुशियां आ गई हो, ऐसा है वो भोली है वो फील करती है। Thus the years passed, इस तरह साल वो व्यतीत हो गए, बीत गए। The village became a small town, अब जो गांव था वो एक छोटा कस्बा बन चुका था, यानी कि विलेज से थोड़ा विकसित हो चुका था। The little primary school became a high school, जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो भी क्या हो गया था, एक हाई स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under 18 shed and a cotton ginning mill, अब कहते हैं कि उस गांव में क्या हुआ, एक टीन के शेड के नीचे एक छोटा सिनेमा है वो भी स्टार्ट हो गया था। यानी कि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि बायोस्कोप चला करता था, उसके बाद में टीन के शेड बनाकर एक, और वहां पर क्या किया जाता था, प्रोजेक्टर के द्वारा वहां पे फिल्म वगैरह दिखाई जाती। तो इस प्रकार इस गांव के अंदर भी क्या हो जाता है, एक छोटा सिनेमा वो भी खुल जाता है एक टीन के शेड के अंदर में, और एक कॉटन जिनिंग मिल यानी कि एक सूती वस्त्र की एक मिल है वो भी वहां पे स्टार्ट हो जाती है। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। मेल ट्रेन, मेल मतलब डाक की जो ट्रेन आया करती थी, यानी कि जो रेलगाड़ी थी ना वो उनके गांव में भी रुकने लग गई थी, यानी कि वहां पे भी उनका एक स्टेशन बन गया था। गांव अब क्या बन चुका था, एक टाउन बन चुका था, एक छोटा कस्बा बन चुका था। वन नाइट, एक रात्रि को, आफ्टर डिनर, भोजन के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, प्रस्ताव। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल होता है प्रस्ताव। अब रामलाल क्या था, एक रात्रि को भोजन करने के बाद में अपनी वाइफ से कहते हैं कि क्या मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो स्वीकार कर लूं क्या। अब क्या प्रस्ताव दिया गया था बिशंबर के द्वारा रामलाल को, ये तो अपने आगे पढ़ेंगे। यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित ही, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा। उसकी वाइफ मतलब रामलाल की वाइफ कहती है, और भोली की जो मां है वो, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा होता है। क्या होता है, ब्राइड ग्रूम क्या होता है, वर या दूल्हा। यानी कि यहां पर जो प्रपोजल दिया गया था ना, प्रस्ताव दिया गया है, वो प्रस्ताव किसके लिए है, भोली के लिए है। यानी कि भोली के लिए अब क्या किया जा रहा है, दूल्हा ढूंढा जा रहा है, उसके लिए विवाह के लिए एक रिश्ता ढूंढा जा रहा है। तो रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं जो बिशंबर के द्वारा मुझे प्रपोजल दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है शादी के लिए, तो क्या मैं उसे स्वीकार कर लूं भोली के लिए। तो उसकी वाइफ कहती है कि भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कि भोली है वो बहुत ही भाग्यशाली रहेगी, एक अच्छा वर उसको मिलने जा रहा है। ए बिग शॉप
a house of his own and here several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. Dowry का अर्थ, dowry का अर्थ होता है दहेज। dowry क्या होता है? दहेज। अब उसकी वाइफ कहती है एक बिग शॉप, एक बड़ी सी उसकी दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ओवन, एक बड़ा सा उसका खुद का घर है, एंड आई हियर, और मैंने सुना है कि सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि हजारों रुपए उसके बैंक में भी जमा है। ये बात किसके लिए हो रही है? बिशंबर के लिए हो रही है। कह कौन रही है? भोली की माँ है, वो कह रही है कि मैंने सुना है कि उसका एक बड़ा सा घर है, एक बड़ी सी उसकी दुकान है, और साथ में क्या है कि उसके बैंक के अंदर हजारों रुपए हैं, वो भी जमा है। मोर एवर, इसके अलावा ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वह किसी दहेज की भी मांग नहीं कर रहा। ये बात है जो रामलाल की वाइफ है वो कहती है। दैट्स राइट, यह ठीक है। अब ऊपर वाली जो दो लाइनें थी ना, एक बिग शॉप, बड़ा हाउस, हजारों रुपए बैंक में हैं, ये सारी की सारी बातें रामलाल और उसकी वाइफ है वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि रामलाल अपनी वाइफ को बता रहा हो या वाइफ रामलाल को कह रही हो। दैट्स राइट, यह ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना युवा नहीं है। यंग मतलब युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। अब रामलाल कहते हैं कि जो बिशंबर है ना वो इतना युवा नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, यानी कि मेरी जितनी उम्र है ना, रामलाल कहता है खुद के लिए कि जितनी मेरी उम्र है ना लगभग उतनी उम्र का वो बिशंबर है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, लिम्प्स का अर्थ होता है लंगड़ाना। ही आल्सो लिम्प्स, लिम्प्स का अर्थ होता है लंगड़ाना, लंगड़ाते हुए वो चलता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब जो बिशंबर है ना वो क्या है कि पहले से ही शादीशुदा है, और पहले से ही उसकी क्या है, जो पहले जो उसकी वाइफ थी उसके भी संतान है जो अब क्या हो चुके हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। एक क्वालिटी उसकी ये बता दी गई कि वो रामलाल की उम्र का है, दूसरा कहती कि वो लंगड़ाता भी है, तीसरी बात ये बताई गई है कि उसकी पहली वाइफ के भी बच्चे हैं जो क्या हो चुके हैं, अब बड़े हो चुके हैं, यानी कि वो पहले से ही शादीशुदा है। ऐसे एक वर का, ब्राइड ग्रूम का जो प्रपोजल है, यानी कि जिसका नाम क्या है बिशंबर, उस बिशंबर का प्रपोजल भोली के लिए एक्सेप्ट करने की बातें हैं वो चल रही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ, ये कोई बात नहीं है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने कहा, रामलाल की वाइफ कहती है कि इतना ही है क्या, ये कोई बात नहीं है। 45 और 50 इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, कि 45 और 50 ईयर, यानी कि 45 साल का या फिर 50 साल का अगर कोई व्यक्ति है ना, आदमी है, तो ये कोई ज्यादा उम्र नहीं है एक आदमी की। वी आर लकी दैट, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वह नहीं जानता भोली के बारे में कि उसके पॉक मार्क्स हैं, यानी कि उसके चेहरे पे दाग धब्बे हैं। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसकी बुद्धि भी क्या है, बहुत ही मंद है, यानी कि वो पिछड़ी हुई बालिका है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हमने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट कर तो स्वीकारना, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, उसकी वाइफ कहती है कि यदि ये बिशंबर का प्रपोजल हमने स्वीकार नहीं किया ना, तो भोली क्या है, संपूर्ण जीवन उसकी शादी नहीं हो पाएगी, यानी कि उसकी मंद बुद्धि की वजह से उसके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो बहुत ही अगली दिखाई देती है, उसकी वजह से क्या है कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ऐसी बात है जो बिशंबर का प्रपोजल आया था उसके मुद्दे पर डिस्कस करते हुए जो रामलाल और उसकी वाइफ है वो दोनों विचार विमर्श करते हैं। यस, हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। अब रामलाल कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, बट लेकिन आई वंडर दैट भोली विल से, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि भोली क्या कहेगी। यानी कि रामलाल है वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि रिश्ता अपने जो अपने पास आया है बिशंबर के द्वारा भेजा गया, उसको प्रपोजल को अपने एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन भोली क्या कहेगी। व्हाट विल द विटलेस वन से, सी इज लाइक ए डम काउ। विटलेस का अर्थ होता है मूर्ख, विटलेस का अर्थ क्या होता है, मूर्ख। अब भोली की जो मां है ना वो कहती है कि व्हाट
विल दैट विटलेस वन से, वह मूर्ख क्या कहेगी, सी इज लाइक ए डम काउ, वह तो एक गूंगी गाय है। यानी कि जिस प्रकार एक गाय बोल नहीं पाती उसी प्रकार बोली है, वो कुछ नहीं कहेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा, वो उस बात को स्वीकार कर लेगी। ये सारी की सारी बातें हैं रामलाल और उसकी वाइफ है वो डिस्कस करते हैं। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, मटर्ड का अर्थ होता है धीरे धीरे बड़बड़ाना, कि रामलाल बड़बड़ाता है, कहता है कि मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन होता है, कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन। अब कहते हैं कि इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरी तरफ, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, अवेक का अर्थ होता है जागते हुए, कि भोली है वो अपनी चारपाई पे जागते हुए लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्स कन्वर्सेशन, वह अपने माता पिता की द्वारा जो विचार विमर्श किया जा रहा था ना, उसको वो सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, और विशंबर था ना, उसकी एक बड़ी सी दुकान थी, और वो दुकान क्या थी, ग्रोसर, यानी कि जो विशंबर था वो एक क्या था, पंसारी था, क्या था, एक पंसारी था। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ वो एक बहुत ही जाना माना एक पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, यानी कि विशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लिया जाता है, भोली की जो शादी है वो फिक्स कर दी जाती है। मैरिज वाला जो दिन था उस दिन की बात चल रही है कि विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना एक पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वह एक बड़ी सी पार्टी यानी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, विहिंग फॉर द वेडिंग, अपनी बारात लेकर भोली के घर पे आता है। ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जो बारात है उसके आगे आगे जो एक ब्रास बैंड चल रहा था, वो भारतीय एक प्रसिद्ध फिल्म की एक फेमस जो ट्यून थी वो बजाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, एक सुसज्जित एक अच्छी तरह श्रृंगार किया हुआ एक घोड़े के ऊपर जो दूल्हा बैठा हुआ था, उसके आगे आगे जो बैंड वाले थे, ब्रास बैंड वाले थे, वो एक जो भारतीय फिल्म की एक प्रसिद्ध जो ट्यून थी वो बजाते हुए उसके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प का अर्थ होता है चमक, पॉम्प क्या होता है, चमक होती है, और स्प्लेंडर क्या अर्थ होता है, शान। अब रामलाल था ना बहुत ही खुश हो गया था इस चमक को देखकर, इस शान को देखकर, यानी कि जो विशंबर था ना वो बारात लेकर जब आता है एक डेकोरेटेड हॉर्स पर वो बैठा हुआ था, उसके आगे जो बैंड वाले थे, ब्रास बैंड वाले थे, वो ट्यून बजाते हुए जो संगीत बजाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसके रिश्तेदार उसके फ्रेंड्स थे वो नाच रहे थे। तो ये सारी बारात का जो ये चमक और शान देखकर जो रामलाल था वो बहुत ही खुश हो जाता है, ओवरजॉयड हो जाता है। He had never dreamed, उसने कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि that his fourth daughter would have such a grand wedding, उसने सपने में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है यानी कि जो भोली है उसकी इतनी शाही शादी होगी, यानी कि इतनी जोरदार तरीके से उसका विवाह है वो किया जाएगा। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, भोली की जो बड़ी बहनें जो इस अवसर पर आई हुई थी यानी कि शादी पे आई हुई थी, वर इनवियस ऑफ हर लक, इनवियस का अर्थ था ईर्ष्या करना, वो भी अपने भाग्य से ईर्ष्या करने लग जाती है। इतना जोरदार जो तरीके से विवाह का जो समारोह था वो उसकी बहनों का भी नहीं हुआ था जितना भोली का हो रहा था। आगे कहते हैं कि when the auspicious moment came, the priest said, bring the bride। अब कहते हैं the auspicious, auspicious का अर्थ होता है मांगलिक, यानी कि जो वो शुभ घड़ी आ जाती है। the priest होता है जो पंडित होता है जो विवाह करवाता है, वो कहते हैं कि ब्राइड bring the bride कि दुल्हन को लेके आया जाए। होली clad in a red silken bridal dress, clad का अर्थ होता है पहने हुए, clad का अर्थ क्या होता है पहने हुए। क्लैड का अर्थ होता है पहने हुए। अब भोली है वो एक ब्राइडल ड्रेस वधू की पोशाक पहने हुए, सिल्कन एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहने हुई वो थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस नियर द सेक्रेड फायर,
सेक्रेट का अर्थ होता है पवित्र। अब होली है, वो क्या किया जाता है, होली ने शादी वाले दिन दुल्हन की जो पोशाक पहन रखी थी, रेड सिल्कन की कलर की जो साड़ी थी वो पहन रखी थी, होली को उस पवित्र अग्नि के पास में लेके आया जाता है, यानी कि जहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ था, जहाँ पे फेरे करवाए जाते हैं, उस वेदिका के पास में लाकर होली को बिठा दिया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। प्रॉम्प्टेड का अर्थ होता है याद दिलाना। प्रॉम्प्टेड का अर्थ क्या होता है, याद दिलाना। यानी कि जब होली को दूल्हे के पास में वहां पे मंडप में लाया जाता है तो उसका एक दोस्त जो बिशंबर के पास में खड़ा था वो बिशंबर से कहता है कि दुल्हन को वरमाला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मतलब जो गेंदे के जो फूलों से बनी हुई जो वरमाला थी। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, जो दूल्हा था, जो वर था, वो क्या करता है, वरमाला को अपने हाथों में ऊपर की तरफ उठाता है। जो येलो कलर के जो मैरीगोल्ड के जो फूल थे उनसे बनी हुई थी। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। ब्राइड ग्रूम तो होता है दूल्हा वर और ब्राइड होती है दुल्हन। वेल का अर्थ होता है घूंघट। वेल क्या होता है, घूंघट। वेल क्या होता है, घूंघट होता है। जब बिशंबर के द्वारा यानी कि उस ब्राइडग्रूम के द्वारा होली को यानी कि जो दुल्हन है उसको वरमाला पहनाई जाती है तो क्या किया जाता है कि वहां पे उस होली के पास में जो खड़ी हुई एक महिला है वो क्या करती है, उसके सर से जो घूंघट निकाला हुआ था उसको थोड़ा हटा देती है। फ्रॉम हिज ब्राइड्स फेस बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस। बिशंबर क्या करते हैं, सरसरी नजर से होली की तरफ देखता है। द गार्लैंड रिमेन पोज्ड इन हिज हैंड्स। और जो वरमाला थी उसके हाथ में ही ठहर जाती है। हाथ में ठहरने का मतलब वो पहनाता नहीं है उसको। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। जो दुल्हन है वो धीरे से क्या करती है, अपना घूंघट वापस निकाल लेती है। निकाल लेने का मतलब वापस अपने चेहरे को ढक लेती है। हैव यू सीन हर said बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने पास में खड़े हुए अपने फ्रेंड से कहा कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे तो पोक मार्क्स बने हुए हैं, दाग धब्बे बने हुए हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। उसका फ्रेंड उसको कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो युवा नहीं हो, यानी कि तुम भी क्या हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। उसके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो फिर क्या हो गया, मे बी शायद, बट लेकिन इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मैंने इसके साथ में विवाह किया तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपए देने होंगे। कितने हजार रुपए, 5000 रुपए की वो क्या करता है, डॉवरी मांगता है, यानी कि दहेज मांगता है, मांग करता है वो। बिशंबर कहता है कि यदि मैंने इसके साथ में विवाह किया तो इसके पिता को मुझे कितने रुपए देने होंगे, 5000 रुपए है वो देने होंगे, तब मैं इसके साथ में क्या करूंगा, विवाह करूंगा। रामलाल जाता है वहां से। एंड पहले जिस टर्बन होती है पगड़ी। टर्बन क्या होती है, पगड़ी होती है। रामलाल क्या करता है कि जो बिशंबर था उसके पास में जाता है और अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख देता है और कहता है कि हिज ऑनर, उसके सम्मान में, एट बिशंबर्स फीट, डोंट ह्यूमिलेटिंग मी ए सो। वो कहता है डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। ह्यूमिलेट का अर्थ होता है अपमानित करना। रामलाल क्या करता है कि जब बिशंबर मना कर देता है ना कि यदि मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपए देने होंगे, तब मैं इसके साथ में शादी करूंगा, वरना मैं बारात को वापस ले जाऊंगा। तो ये जो बात कहता है, रामलाल क्या करता है, बिशंबर के पास में जाता है और अपनी टर्बन यानी कि अपनी पगड़ी है वो क्या करता है, उसके कदमों में रख देता है और उसे मांग करता है कि इस तरह मुझे अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, एक काम करो तुम 2000 रुपए ले लो। उस टाइम में 5000 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो ये कहता है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं तुम्हें 2000 रुपए दे देता हूं, तुम बारात वापस मत ले जाओ, मेरी बेटी से तुम्हें शादी कर लो। लेकिन रामलाल कहता है कि नो नहीं, 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। वो कहता है कि 5000 रुपए देने होंगे आपको, वरना हम वापस ले जाएंगे, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखना। बी ए लिटिल कंसिडरेट। कंसिडरेट का अर्थ होता है संवेदनशील। प्लीज बी ए लिटिल कंसिडरेट। वो कहता है कि इतने निर्दयी मत बनो, कुछ संवेदनशीलता दिखाओ प्लीज, कृपया। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे तो
आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, यानी कि मेरी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। रामलाल ऐसी बात है वो विशंबर से कहते हैं कि थोड़ा सा मुझ पे रहम करो, आप एक काम करो, मैं तुम्हें 2000 रुपये दे देता हूं और आप ये बारात वापस मत लेके जाओ, ये जो मेरी बेटी है इससे यहाँ पे शादी कर लो और इस तरह मुझे बेइज्जत मत करो आप। यदि आप बारात वापस ले गए तो मैं पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। ऐसी बात है रामलाल वो किसे कहता है, विशंबर से कहता है। देन आउट विद 5000, तो वो कहता है कि तो एक काम करो 5000 रुपए दो वरना मैं शादी नहीं करूंगा, ये विशंबर है वो रामलाल से कहता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, टीयर्स स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का अर्थ होता है बहना, डाउन हिज फेस, रामलाल के चेहरे से आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ, और अंदर की जो उसके पास में जो तिजोरी थी वो खोलता है, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, वो नोट गिनते हुए बाहर आता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, अब नोटों का जो बंडल था वो अंदर से जो लेके आता है सेफ से, रामलाल लाकर क्या करता है, विशंबर के पैरों में रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, ट्रिम्फेंट का अर्थ होता है कपटी हंसी, झूठी हंसी। कहते हैं कि ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस, विशंबर के लालची चेहरे पर क्या आ जाती है, कपटी हंसी आ जाती है, एक झूठी हंसी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। ही हैड ए गैम्बल्ड, गैम्बल्ड का अर्थ होता है, गैम्बल्ड का अर्थ होता है जुआ खेलना। गैम्बल्ड क्या होता है, जुआ खेलना। कि रामलाल वो जो विशंबर था वो उसने तो क्या किया था, एक ट्रिक चली थी, एक चाल चली थी, एक जुआ ही खेला था, एंड वो जीत भी गया। यानी कि वो तो जानबूझकर उसने ऐसी शर्त रखी थी कि यदि शर्त पूरी हो जाती है तब भी वो उससे शादी करने वाला था, अगर नहीं भी होती ना तो शायद फिर भी वो उससे शादी करता, लेकिन उसने ऐसा प्लान बनाया, ट्रिक चली और ऐसी चाल उसकी कामयाब हो जाती है। रामलाल उसको 5000 रुपये उसके कदमों में लाकर रख देता है और वो इसे शर्त को जीत जाता है। वो गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और वह घोषणा करता है कि चलो गार्लैंड लेके आओ, यानी कि वरमाला लेके आओ। और इस प्रकार क्या था कि यहां तक अपना जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है कि भोली के लिए प्रपोजल आता है। जो प्रपोजल आता है वो विशंबर नाथ के द्वारा उनके घर पे भेजा जाता है, जो एक दूसरे गांव का एक पंसारी था, बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पंसारी था, और उसकी एज है 45 या 50 के आसपास थी। उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ से पहले से भी उसको क्या थी, संतानें थी जो काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके पिता के द्वारा यानी कि रामलाल के द्वारा भोली के लिए उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है। और स्वीकार करने के बाद में शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी वाले दिन जब होली के लिए वो बारात लेके आता है विशंबर, तो बड़ी ही शान शौकत से वो बारात लेके आता है। उसकी चमक धमक, उसकी शान को देखकर रामलाल बहुत खुश हो जाता है। उसकी जो बड़ी बहनें थी वो भी जेल सी फील करती है, कितनी शाही शादी इस मूर्ख की हो रही है, हमारी इतनी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार वो जब मंडप में दुल्हन को लाया जाता है, यानी कि जो होली है, जो सुलेखा है, उसको जब लाया जाता है, तो जब वरमाला का प्रोग्राम किया जाता है, जब दूल्हा है वो विशंबर है, जब भोली को वरमाला पहनाने वाला था, तभी क्या होता है, उसके भोली के पास में जो खड़ी हुई एक महिला है उसके घूंघट को उसके चेहरे से हटा देती है। और रामलाल जो विशंबर है वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे पोक मार्क्स बने हुए थे, दाग धब्बे थे। इसकी वजह से वो वरमाला को रोक देता है और कहता है कि इस लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि इसके चेहरे पे दाग धब्बे बने हुए हैं। यदि मैं इससे शादी करता हूं तो मुझे इसका पिता यानी कि रामलाल है वो मुझे 5000 रुपये अगर देता है तब मैं इससे शादी करूंगा, वरना मैं अपनी बारात वापस लेके चला जाऊंगा। रामलाल गिड़गिड़ाता है, उसके सामने भीख मांगता है, कहता आप ऐसा मत करो, आप 2000 रुपये ले लो। लेकिन जो विशंबर था वो अपनी बात पे अडिग था, वो लालची था, वो मना कर देता है कि पूरे 5000 रुपये वरना बारात वापस ली जाएगी। रामलाल अपनी तिजोरी से घर के अंदर जाता है, तिजोरी से पैसे काउंट करते हुए बाहर आता है, नोटों का जो बंडल था वो विशंबर के जो पैरों के अंदर रख देता है। और जब वो नोटों का बंडल रखता है तो जो विशंबर था उसके चेहरे पे कपटी हंसी, एक झूठी हंसी दिखाई देती है, लालच भरी एक हंसी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। और उसके बाद में वो घोषणा करता है, कहता है कि चलो वरमाला लेके आओ, विवाह है वो संपूर्ण किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो इस प्रकार यहां तक का जो पार्ट था हमने पढ़ लिया है, और जो आगे का जो पार्ट बचा है वो अपने नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अपने पढ़ेंगे। आई होप आपको यहां तक का जो चैप्टर था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप इस लेसन को ढंग से पढ़ें, इसको समझें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
शेयर करें इस क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे के वीडियो के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।